आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंजरुल बारी। फिलिस्तीन लहूलुहान है। गजा पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। 7 लाख से जायद बच्चे जो फिलिस्तीन के हैं वो एक तरह से डिस्प्लेस हो चुके हैं। और ये कहा जा सकता है कि अब उनके घर का पता नहीं है। गजा में हालात तो कयामत की तस्वीर बयान कर रहे हैं। जिस तरह के हालात वहां पर है, जाहिर है कि उन तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी इंसान जिसके दिल में दर्द होता है, जिसके दिल होता है, वो कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरों को देख करके तड़प उठता है। और बावजूद इसके जिस तरीके से इस्राएली सेना की बमबारी हो रही है, बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो रवैया है वो किसी आतंकवाद या किसी आतंकवादी से भी ज्यादा घिनौने चेहरे के तौर पर इस वक्त दुनिया के सामने उभर करके आया है। दरअसल बात ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के सीज फायर की बात कर रही है। ये ऐलान कर रही है कि इसराइल को फौरन जंग रोकना चाहिए। लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बराबर अपने उस जुनून में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। उनका कहना यह है कि जब तक के हमास के एक एक व्यक्ति को खत्म नहीं कर दिया जाता तब तक कि उनकी ये कार्रवाई जारी रहेगी, भले ही इसके लिए उन्हें किसी तरह की और कितनी भी कीमत अदा करनी पड़ जाए। हालांकि दुनिया का जो नक्शा है, खासतौर से जो लोग अपने आप को न्याय पसंद कहते हैं, इंसाफ पसंद कहते हैं, और खासतौर से वो यूरोप जो इस पूरे मामले में अपने आप को न्याय का सबसे बड़ा हमदर्द कहता है और ये कहता है कि वो गरीबों के साथ, मजलूमों के साथ और इंसाफ की बात करने वालों के साथ खड़े होते हैं, उनका दोहरा चेहरा भी एक तरह से उभर करके सामने आया है। तो आज हम इस चीज को समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जंग कैसे रुकेगी, क्या वजह है कि सीज फायर नहीं हो पा रहा है, क्या पूरा फिलिस्तीन खत्म हो जाएगा या और एक तारीख बनकर रह जाएगा। और जिस तरीके से ओआईसी, जिसके लिए कहा यह जा रहा था कि शायद ओआईसी की मीटिंग के बाद इसराइल अपनी इस हरकत से बाज आएगा, सीज फायर के लिए कोई राह निकलेगी, 4 दिन हो गए हैं, बावजूद इसके अब तक किसी तरह के सीज फायर की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर मणिशंकर अय्यर साहब हैं, पूर्व राजनयिक, एक बड़ा नाम है और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। हम आपको बताएं कि मणिशंकर अय्यर साहब एक ऐसा इंसान जो न्याय के लिए बगैर किसी चूचरा के और बगैर किसी दबाव के अपनी आवाज को बबांगे दहल कहता आया है, चाहे उसके लिए किसी तरह की कोई कीमत अदा करनी पड़े। यही वजह है कि दुनिया इन्हें एक अलग तरह से देखती हुई नजर आती है। वो हमारे साथ हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, जो कि इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के चेयरमैन हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। मोहम्मद अदीब साहब भी कहीं ना कहीं मोहताज के तारुफ नहीं है। जिस तरह का दर्द उनके दिल में है, जिस तरह से दबे कुचले लोगों की ये आवाज बनते रहे हैं, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो दोनों खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह के हालात बने हैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे पहले अदीब साहब, हम आप ही के पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे, अगर इस वक्त फिलिस्तीन की हम बात करें, गजा लहूलुहान है, फिलिस्तीन पूरी तरह से खून में नहाया हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, इस पूरी तस्वीर को आप किस तरह से देख रहे हैं? अनवर साहब, ये बड़ी खुशनसीबी है कि हम लोग गुफ्तगू हैं मणिशंकर शंकर अय्यर साहब के। उनका मुताला इतना शदीद है और इतना उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त एक मजमून चंद दिन पहले लिखा था, जिससे पूरे उसको बयान किया था कि ये तारीख है कहाँ। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये जो जो कुछ फिलिस्तीन में गाजा में हो रहा है, इससे अगर ये समझा जाए कि ये खत्म होगा, अब दुनिया बहुत दिनों तक आतंकवाद से झेलेगी। वो बच्चे जिन्होंने अपने आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरते देखा है, मैं वो
देखता हूं तो मेरा दिल बैठता है कि वो नौजवान बच्चे, कोई 15 साल के, 12 साल के, 10 साल के, वो क्या बनेंगे? वो इंसान बनेंगे? उनके दिल में कोई कोई हमदर्दी रहेगी कि इंसान को मारा कैसे जाता है? ये एक पूरी फैक्ट्री तैयार की है अमेरिका और इसराइल ने मिलकर। और ये इसलिए हो रहा है कि उन्हें ये मालूम है कि अरब ममालिक, वहां जमहूरियत तो है नहीं, बादशाहत है, वो भी बादशाहत रहम करम पर अमेरिका के है। जब जिसको चाहते हैं उतरवा देते हैं, जिसको चाहते हैं चढ़ा देते हैं, लेकिन अपने साथ रखते हैं। अगर ये, लेकिन हैरत यह है कि पूरी दुनिया हिल गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि जितने नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं जो जो जमहूरियत पे यकीन करते हैं, जो इंसानियत पे यकीन करते हैं, जो इंसानी वैल्यूज पे यकीन करते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या पूरा यूरोप हो या पूरी दुनिया के लोग सड़कों पे हैं। लेकिन अगर आवाज नहीं है तो ये अरब ममालिक से नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां के लोगों को इसका एहसास नहीं होगा, जरूर होगा। मुझे तो अपने मुल्क में बड़ा अफसोस है। हमारे मुल्क में जो इस वक्त की मौजूदा सरकार है, हम 2 डेमोन्स्ट्रेशन में गए, छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज हुए थे, और दोनों में पुलिस ने पकड़ लिया और कहा कि नहीं, आप फिलिस्तीन का नाम नहीं लेंगे। हमें अफसोस इस बात का होता है कि ये गांधी का मुल्क है। गांधी वो शख्स है जिसने उस जमाने में कह दिया था कि भाई फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, ऐसे ही जैसे कि जर्मनी जर्मन का है और फ्रांसीसी फ्रांसीसियों का है। उस मुल्क में हमको अपने गम का इजहार नहीं कर सकते। एक एक बड़ी हैरत अंगेज मैसेज ये भी मसाजिदों को मिली कि आप फिलिस्तीन के लिए दुआ न करिए। हम मतलब ऐसे ऐसे मुल्क में जो हम अपने को गांधी का मुल्क कहते हैं, अब ये जमीनी तौर पर फतेह उनकी होगी, जाहिर है कि आज नहीं तो 15 दिन के बाद वो सब खत्म कर देंगे। लेकिन एक नई नस्ल तैयार होगी जो इंसानियत की दुश्मन होगी। ये दुनिया एक अजीब जगह खड़ी हो गई है जहां कोई हाथ पकड़ने वाला जालिमों का नहीं है और कोई आदमी रोकने वाला नहीं है, कोई आदमी मजलूमों के लिए हाथ दिखाने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ी बड़ी खतरनाक सिचुएशन इस मुल्क में पैदा हो गई है। मैं यही तवक्को करता हूं कि अ, अब यह है कि अब इसराइल जो है वो गाजा में भी आके बैठेगा, और वो मालिक जो अभी तक हमास का साथ नहीं दे रहे हैं, वो एक तरफ से तो मिस्र की गोद में आ जाएगा करीब में, बिल्कुल। अभी वो तो एक बॉर्डर था, एक चेक पोस्ट बनी हुई थी जहां हमास के लोग उनको रोके हुए थे, और दूसरी तरफ जॉर्डन। ये दोनों के सर पे आके बैठेगा और फिर इन लोगों को इसका अंदाजा होगा। मैं तो बहुत ही इस सदी का सबसे दर्दनाक वाकया समझता हूँ। हम्म। जरूर है, मैंने पढ़ा है किताबों में हम्म। होलोकास्ट में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मारे गए। लेकिन इस सदी का होलोकास्ट अगर है तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि सब बिल्कुल। तरफ से बंद है, हम्म। कहीं निकल नहीं सकते हैं, अस्पतालों पे बम्बार्टमेंट हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, हम्म। और दुनिया खामोश है। हम्म। ऐसे ये मुमकिन नहीं था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यूएन कोई प्ले जगह है, हम्म। या यूएन का कोई रोल है? हम्म। ये एक बड़ी मुश्किल बातें हैं ठीक है। जो दिल को परेशान कर। बिल्कुल, हमारे साथ चूंकि मणिशंकर अय्यर साहब हैं, राजदूत हैं, एक बड़ा नाम है। अब मणिशंकर अय्यर साहब, जिस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही हैं और यूएन बराबर इस बात की डिमांड कर रहा है कि फौरन सीज फायर किया जाना चाहिए, यूरो से भी जो है आवाजें भी उठती हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ हथियार भी सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन इसराइल की जो अपनी मनमानी है, जिस तरह की अगर ये शब्द इस्तेमाल किया जाए तो गलत नहीं है कि जो गुंडागर्दी होती है, आतंकवाद होता है, वो यहां पर इसराइल का खुल करके देखने को मिल रहा है। ऐसे में आखिर ये पूरी जंग किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या क्या दिशा आप देख रहे हैं इस पूरे उसकी? एक ही दिशा में अमन और चैन वापस आ सकता है, और वो रास्ता दो हिंदुस्तानियों ने, दो महान हिंदुस्तानियों ने दिखाया। एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरे महात्मा गांधी। जवाहरलाल नेहरू का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि उनका तकरीबन पहला
जो एक्शन था जबकि वो आजाद भारत के प्रधानमंत्री बने, वो ये था कि उन्होंने मशवरा दिया अरबों को, फिलिस्तीनों को और इजराइल के यहूदियों को कि यदि इजराइल को रुकना है वहां, तो एक ही तरीका है कि आप अरबों के साथ दोस्ती से मिलकर एक ही मुल्क में आप दोनों रहिएगा। ये था उनका रास्ता। नॉट ए टू स्टेट सोल्यूशन बट अ वन स्टेट सोल्यूशन। और उसी समय 1947 में भारत का बंटवारा हो रहा था, भारत की तकसीम हो रही थी, और उन्होंने देखा कि तकसीम करने से इसका क्या नतीजा होता है, कितने हजारों लाखों लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, कितनी ज्यादा छूट जाती है, कितने लोग कितने पीड़ित होते हैं। ये सब देखकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक मुल्क को तकसीम करना, जैसा कि यूनाइटेड नेशंस ने किया नवंबर 1947 में, ये गलत बात है। यहूदियों में और अरब मुसलमान में इतना कोई फर्क नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। और उनका सुझाव था कि आप एक ही मुल्क रहिएगा और सबको समान तरीके के हक दीजिएगा। और उसके पहले महात्मा गांधी ने दिखा दिया था कि जबकि एक बहुत ही बलहीन शक्ति ऐसी शक्ति से मिलती है जिसके पास सारे अस्त्र हैं और कुछ भी करने को तैयार है, जिसकी मेंटालिटी वैसा ही है जैसा कि नेतन्याहू साहब का है, तो तब ऐसी परिस्थिति में आपने हिंसा का इस्तेमाल किया, इफ यू यूज वायलेंस, तब आप कामयाब नहीं रहेंगे। आप अहिंसा के पथ पर चलिए और अहिंसा के जरिए आप दिखाइए कि आप दूसरों की शक्ति के सामने अपने घुटने को आप नीचे नहीं करेंगे, उसको जमीन तक नहीं पहुंचाएंगे, और कि आप नहीं 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 कहेंगे जब तक कि वो खुद अपने मन को बदलकर आपको आजादी दे। तो ये है दोनों तरफ को मेरा मेरा मशवरा कि जहां तक कि इजराइल का सवाल है, उनको मानना चाहिए कि आज के दिन अरब लोग उस दुनिया के उस हिस्से में रह रहे हैं, और खास तौर पर फिलिस्तीन में ऐसा नहीं है कि कोई लोग नहीं थे। तकरीबन 10 लाख मुसलमान अरब थे, जो कि मुसलमान भी थे, जो कि ईसाई भी थे, और जो कि यहूदी भी थे। और कि इसलिए दोनों को मिलकर, अरबों को और यहूदियों को मिलकर एक मुल्क बनाना चाहिए, एक देश बनाना चाहिए जिसकी एकता विविधता पर आधारित हो, जैसा कि भारत ने अपना किया। जब पाकिस्तान बना मुसलमानों के लिए, हमने कहा, जवाहरलाल जी ने कहा कि ये देश जो बचा है वो हिंदुओं के लिए नहीं है, वो सभी के लिए हैं जो यहाँ के बाशिंदे हैं। और वैसा ही इजराइल को करना चाहिए था 1947 में। यदि वो करते तो आज के दिन कोई हमास नहीं होता। और जहां तक कि हमास का सवाल है, मैं जानता हूं कि उन्होंने अपनी फलसफा बार बार बदला है, और अब वो कहते हैं कि वो इजराइल को मानने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर कि अरबों को, फिलिस्तीनियों को अपना ही मुल्क हो जो कि बिल्कुल सॉवरेन हो, जिसमें कोई पाबंदी न हो, और जहां की वो रह सके। और तब वो इजराइल के साथ अमन और चैन, दोस्ती के साथ रहने को तैयार है।
लेकिन क्योंकि इजरायली उनको वो नहीं दे रहे हैं, ये हिंसा के पथ पर निकले हैं। और हिंसा के पथ पर निकलने से न केवल इजरायलियों को हानि पहुंच रही है, लेकिन उससे भी कई ज्यादा फिलिस्तीनियों को हानि पहुंच रही है। और जहां की तकरीबन 1,500 इजरायली जान से मारे गए हैं गाजा से जो मिसाइल्स चले उसके जरिए, जो हो रहा है गाजा में, किसी ने कहा अभी कि वो एक हॉलोकॉस्ट है, कि 11,000 लोग, आदमी, औरत, बच्चे, खास तौर पर बच्चे, जान से मारे जा रहे हैं। और इस तरीके से आगे बढ़े तो कोई हल नहीं निकल सकता। अहिंसा के द्वारा ही कुछ हल निकल सकता है। और ये मानने पर कि अरबों को भी हक बनता है कि वो फिलिस्तीन में रहे। अच्छा, एक सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने कहा कि एक ही नेशन, चूंकि गांधी जी की भी ये एक सोच थी, पंडित नेहरू साहब ने भी इस तरह का एक कॉन्सेप्ट दिया था, उस चीज का जिक्र आप भी कर रहे हैं कि एक नेशन हो। लेकिन जिस तरीके से इसराइल का जो रवैया है और जो एक विस्तारवादी सोच आज इस स्टेज पर उस पूरे खित्ते को लेकर के आ गई है, आपको लगता है कि ये इतना मुमकिन है, इतना आसान है? न केवल इजराइल, लेकिन अरबों ने भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी का फॉर्मूला वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए 1967 में जंग होने के पश्चात यूनाइटेड नेशंस ने तय किया कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन आएगा, कि फिलिस्तीनियों को अपना राज होगा और यहूदियों को अपना राज होगा, जायोनिस्ट को अपना राज होगा। लेकिन हम भी इंतजार में हैं। 1967 में मैं 26 साल का था, आज मैं 83 साल का हो गया, लेकिन वो 2 स्टेट सोल्यूशन कहीं नहीं है। नजर में नहीं आ रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि फिलिस्तीनियों को आखिरी बच्चे तक उसको खत्म कर दें, क्योंकि जबकि वो कहते हैं कि हमास के एक व्यक्ति को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, वो कैसे जानते हैं कि कौन वहां गाजा में हमास का है और कौन नहीं है। सभी फिलिस्तीनियों को अपने मन में एक ही सोच है कि हम आजाद हों। तो इस लिहाज से वो हमास के सोच से जोड़ते हैं। साथ साथ चंद ही लोग हैं, शायद 1,000 लोग होंगे, शायद 2,000 होंगे, जो कि हमास पार्टी के मेंबर्स हों। तो इसलिए कैसे ये इजरायली ढूंढ निकाले होंगे कि ये हमास का है और दूसरा जो है वो हमास का नहीं है। तो इसलिए सबको ही खत्म करने से वो सोचते हैं कि हमास खत्म हो जाएगा। लेकिन इतिहास हमें जिताता है, इसी इतिहास हमें बताता है, दर्शाता है कि जब आजादी का सवाल उठता है तब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो सबका मुंह बंद कर पाए। हम्म। और जब तक कि फिलिस्तीनियों को आजादी न मिले, जब तक कि उनको न्याय न मिले, तब तक अमन और चैन के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल। अदीप साहब, तो आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ओआईसी की जो बैठक हो रही थी, क्योंकि एक तो 35 दिन के बाद वो बैठक हो रही थी, उस बैठक को लेकर के तमाम लोगों की निगाहें उस पर लगी थी कि कुछ ऐसा स्टैंड आएगा कि जिसके बाद जो है इजराइल अपनी जो एक सीज फायर वाली पॉलिसी को लेकर के बढ़ रहा है कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, मुमकिन है शायद सीज फायर हो। लेकिन 4 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक मामला जस का तस है, सीज फायर का कहीं दूर दूर तक अता पता नहीं है, अभी भी बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। और अल-शिफा हॉस्पिटल जो इस वक्त इसराइलियों के कब्जे में पूरी तरह से आ चुका है,
खबरें इस तरह की आ रही हैं कि वहां से तमाम जो 2300-2400 लोग उसके अंदर पनाह लिए हुए हैं, जिनमें बड़ी तादाद मरीजों की है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तमाम तरह के लोग वहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर का अमला है। हॉस्पिटल को पूरी तरह से डेमोलिश किया जा रहा है। लोगों की आंखों पे पट्टी बांध करके वहां से निकाल के कहीं और लेके जाया जा रहा है, और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मतलब एक कयामत की सिचुएशन वहां देखने को मिल रही है। ये जो अरब ममालिक का रवैया रहा या ओआईसी का रवैया रहा, ये इस पूरी जो जंग है उसको किस तरह से इसको देखा जाए इस पे? देखिए, ओआईसी की कोई हैसियत तो है नहीं। वो ओआईसी ने मीटिंग इसलिए नहीं की थी कि वो कोई सोल्यूशन लाएंगे। उनको अपनी आवाम से को जवाब देने के लिए कि हम बातचीत कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये उसके लिए उन्होंने किया। तो ये हाल तो अक़वाम अभी मुत्तहिदा का मणिशंकर भी है। भाई ने जी। की जिक्र किया पंडित नेहरू का। और मैं एक वाकया मैंने पढ़ा, वो भी मैं आपको बयान करूं कि मौलाना आजाद ने एक जगह लिखा कि जब उनसे कहा गया कि आप बंटवारे का मुखालफत क्यों कर रहे हैं, एक जमीन को क्यों बंटवा रहे हैं, तो उन्होंने ये लिखा, और वो बड़े दानिश्वर आदमी थे। उन्होंने कहा कि अगर मजहब के नाम पर बंटवारा करोगे तो हिंदुस्तान में हिंदुओं का तासुब ता हयात तक झेलोगे, और जो पाकिस्तान बनेगा वहां का मुसलमान वहां के हिंदुओं के साथ तासुब करेगा जब तक जिंदगी रहेगी। तो हकीकत में हमने देखा भी है कि आज जो हमारा बंटवारा मजहब के नाम पे हुआ, हम आपस में आज भी उलझे हुए हैं। कहीं ना कोई चिंगारी होती है, और उसी का नतीजा है कि आज वो लोग जिनसे मौलाना आजाद लड़ते रहे, वो लोग आज इस मुल्क के हाकिम बन गए, और जिनसे मौलाना आजाद लड़ते रहे वो दूसरे मुल्क के कायद आजम बन गए। ये हो तो हुआ है। लेकिन जहां तक कि इसका सवाल है, जो मुझे खौफ है, और वो खौफ ये है कि ये गुरिल्ला वार की शक्ल अख्तियार कर गया है, और वो ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह का, अब अमेरिका अपने ईरान को रोकने के लिए अपने दो बेड़े उसने वहां खड़े किए हुए हैं। कब तक खड़े रहेंगे? क्योंकि जिस तरीके का रिजेंटमेंट है, क्योंकि अब वो आजादी की बात जो मनी भाई ने कही, आजादी की बात अब मिस्र में भी आ गई है। बहुत जल्द मैं तस्वुर करता हूँ, हो सकता है मेरा तज्जिया गलत हो, कि मिस्र में भी इनकलाब आएगा, और मिस्र के हाकिमों को भी देखना पड़ेगा, और इसी तरह से जॉर्डन में भी आएगा। अब वहां के लोग जो देख रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये जो लोग हैं ये जाएंगे कहाँ? इसराइल तो ये कहता है कि अब हम यहीं रहेंगे। वो कुछ दिन के बाद हटेंगे, लेकिन कुछ जाने इधर की जाएंगी, कुछ जाने उधर की जाएंगी। और इस सब में, इसमें सबसे गंदा रोल जो अदा किया है, वो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने किया है। उन्होंने वो चाहते थे शायद इसमें अरबों का भी हाथ होगा कि भैया इनको निपटा दो, ये लड़ फिर रहे हैं। और ये जंग इसलिए हुई, जो मैं समझता हूँ, मनी भाई ज्यादा समझा पाएंगे। ये जो एक G20 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि एक नया कॉरिडोर बनेगा, वो कॉरिडोर जो चाइना ने बनाया था, वो सिल्क रूट के लिए इन्होंने कहा कि हम एक कॉरिडोर बनाएंगे जो सऊदी अरेबिया और इसराइल से होता हुआ लंदन यूरोप जाएगा। सऊदी अरेबिया वाज अबाउट टू एक्सेप्ट, सारी निगोशिएशंस हो गई थी। इन हमास के लोगों ने ये सोचा कि भाई ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, यासिर अरफात के साथ दो मुल्कों की बात हुई, छोटे छोटे जो अरब मुल्क थे उन्होंने अपना एग्रीमेंट कर लिया इसराइल के साथ। अब अगर सऊदी अरेबिया भी कर लेगा तो हमारा इशू खत्म हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये वो उनके लिए राइट टाइम था, और इसमें ईरान का कोई अहम रोल जरूर रहा। उन्होंने ये सोचा होगा कि भाई, उन्हें मालूम था कि हम जाएंगे, मारे जाएंगे और पिट के आएंगे। लेकिन ये ये जो एकदम से अटैक हुआ है, मुझे ये लगता है कि वो सऊदी अरेबिया और इसराइल के एग्रीमेंट को रोकने के लिए ये मूवमेंट हुआ था, जहां तक मैं समझ सकता हूँ। इस पे मनी भाई ठीक है। ज्यादा बता पाएंगे, लेकिन क्योंकि इनका सारा एक्सपीरियंस जी फॉरेन अफेयर्स में भी रहा है। बिल्कुल। मणिशंकर अय्यर साहब, जिस तरह से अदीब साहब ने कहा कि वो आप बताएंगे, लेकिन जिस आजादी की आप बात कर रहे थे, अगर आजादी की बात को यहाँ
खास तौर से फिलिस्तीनियों के उस पूरे सिनेरियो को देखा जाए, चीज को अगर समझा जाए, तो ऐसा लगता है कि जो लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आतंकवादी हो गए हैं, और जो आतंकवादियों वाली हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं वो न्याय पसंद और आजादी आजादी के तौर पर उनको देखा जाने लगा है। इस तरह की एक सोच डेवलप्ड होती हुई नजर आ रही है। आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं, या इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, इजराइल को बनाने में जी। आतंकवादियां बहुत थे हम्म। और उन्होंने बहुत आतंकवादी की, और जो कि तीव्र आतंकवादी थे, उनमें से दो लोग, मेनाकिम बेगिन एवं यिगाल आलोन, ये दोनों इजराइल के प्रधानमंत्री बने। जैसा कि हाफिज सईद और मसूद अजहर हम्म। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम क्या सोचेंगे, यही है हाल जो कि आज मौजूद है वहां इजराइल में। और सभी लोगों ने, बेन गुरियन हो या गोल्डा मेयर हो या और जो भी हो, उन सब ने आतंकवादियों का साथ दिया। वो नहीं देते तो आतंकवादियों का कहना है कि इजराइल नहीं बनते। तो जबकि इजराइल का बुनियाद ही आतंकवाद है, और गजब की बात है, हंसी वाली बात है कि उन्होंने, ये जो इजरायली आतंकवादी थे, उन्होंने अपना एक अखबार निकाला था। उस अखबार का नाम आप जानते हो कि क्या था? वो था हमास। हमस। क्योंकि हमास का मतलब यहूदी भाषा में और अरबी भाषा में एक ही बनता है। राइट। तो उस तो पहला हमास तो इजरायलियों ने किया, बाद में ही जाकर 50-60 साल के बाद ही यहाँ अरबों ने अपना हमास बनाया। तो जबकि आतंक का इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी आजादी के लिए, क्यों वो सोचते हैं कि हमास के लोग या पहले यासर अराफात साहब वो आतंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? यहाँ भारतवर्ष में भी बहुत से लोग थे जो कि गांधी जी से सहमत नहीं थे, और वो आतंकवादी बने। लेकिन आज के दिन हम उन आतंकवादियों का कदर करते हैं और उनको हम फ्रीडम फाइटर कहते राइट। हैं कि वो आजादी के हमारे फौज थे। अब देखिएगा कि बाक जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था यूनाइटेड नेशंस का, और ये कब, 1984 में, तो तब कि उसके पहले ही भारतवर्ष ने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था सिक्योरिटी यूएन में कि टेररिज्म का क्या डेफिनेशन होना चाहिए। हमने किया, और आज तक वो पारित नहीं हुआ है, खास तौर पर कि अमेरिकनों इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और अफ्रीका में हमने देखा है, अमेरिका में हमने देखा है कि जो लोग हिंसा के रास्ते पर निकले थे, एक मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में और दूसरे नेल्सन मंडेला अफ्रीका में, इन दोनों का तजुर्बा ये रहा कि हिंसा से कुछ हल नहीं निकलता है, और इसलिए दोनों ने हिंसा का पथ छोड़कर गांधी का पथ अपनाया और कामयाब रहे। न भूलिएगा कि 1944, 1945, 1946 तक लोग थे भारत में जो कि कह रहे थे कि जब तक कि हम हिंसा का पथ न अपनाएं हमें कोई आजादी नहीं मिलेगी। लेकिन मिला हमें 1947 में, गांधी जी के कारण। तो इसलिए मैं इस पर बहुत जोर लगाता हूं कि, और मैं जब मैं फिलिस्तीन गया था 1998 में, 1998, जबकि वो
अल नख्बा के 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे। तो उस वक्त जो पीएलए के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल में उनका नाम था मोहम्मद दालान, लेकिन शायद मेरा मेरा स्मरण गलत हो। उन्होंने मुझसे कहा कि एक ही रास्ता है साहब, वो है गांधी जी का रास्ता। बिल्कुल। और फिर वहां जेरूसलम में एक फिलिस्तीनी यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब को मैंने जवाहरलाल नेहरू की बात समझाई, और वो कहने लगे कि यही है तो सही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं बनेगा। तो बिल्कुल। मैं दोहराता हूं दोबारा कि दो हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने रास्ता दिखा दिया है, एक पंडित नेहरू, दूसरे महात्मा गांधी। और यदि इजराइल और फिलिस्तीनों में इतनी बुद्धि हो कि वो उनके पथ को अपनाएं, तो तब दोनों मुल्क अमन, चैन, शायद दोस्ती के साथ रह सकते हैं। और जो अभी अदीब साहब ने बताया कि ईरान इसमें आ जाए, लेबनान इसमें आ जाए, कि जॉर्डन इसमें आ जाए, सऊदी अरेबिया इसमें आ जाए, मिस्र आ जाए, तो तब एक बहुत महायुग हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत और शुक्रिया। उस चूंकि वक्त खत्म हो गया है, गांधी और नेहरू के रास्ते को ही अपना के शायद इस मसले का समाधान ढूंढा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान हमारे साथ